Hello dear students, this is Pallavi Sharma, Commerce Faculty Economics Lecturer. Students, this is my 21st video. In the last video I was discussing the functions of money. Today we will see the broader and narrow definitions of money, legal and functional definitions of money, static and dynamic functions of money. आज हम अपनी मुद्रा के फंक्शंस के बारे में इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम मुद्रा की परिभाषा देखें तो जो भी वस्तु विनिमय के माध्यम का कार्य करती है वह मुद्रा कहलाने के योग्य हो जाती है। समय के साथ साथ लोगों ने मुद्रा के रूप में परिवर्तन शुरू किया। यह परिवर्तन इस प्रकार थे कि मुद्रा को बचत करने लगे। तो इस परिभाषा में मूल्य संचय को भी जोड़ा जाने लगा। इसके अतिरिक्त मूल्य के मापक के रूप में भी पहचान मिलने लगी। तो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाने लगा। मुद्रा स्थगित भुगतानों के मान के रूप में भी कार्य करने लगी। स्थगित भुगतान उन भुगतानों को कहते हैं जो भविष्य में किसी समय में किए जाते हैं। अब हम आएंगे अपनी मुद्रा की वैधानिक और कार्यात्मक परिभाषा की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं ये मुद्रा की वैधानिक परिभाषा क्या होती है। कानूनी तौर पर मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसे कानून द्वारा विनिमय का माध्यम घोषित किया जाता है। तो कागजी नोट, सिक्के, ये सामूहिक रूप से हम इसे करेंसी भी कह सकते हैं। तो यह मुद्रा है। कोई भी व्यक्ति इन्हें विनिमय के माध्यम में स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। अगर आप किसी को जाके कोई मार्केट में नोट देते हो या सिक्का देते हो तो वो सीधे इनकार नहीं कर सकता ये नोट नहीं है। नोट तो है, क्योंकि उसमें एक प्रॉमिस है गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें एक लीगल एक्शंस आप ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ले सकता है। तो इसलिए इसे लीगल डेफिनेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे मुद्रा की फंक्शनल डेफिनेशन या कार्यात्मक परिभाषा। कार्यात्मक परिभाषा के अनुसार कोई भी वस्तु मुद्रा हो सकती है जो मूलतः 4 कार्य करती है, जैसे विनिमय का माध्यम का कार्य करती है, मूल्य के मापदंड का कार्य करती है, भावी भुगतान के मान का कार्य करती है और मूल्य के संचय का कार्य करती है। तो इस परिभाषा के अनुसार हमारे कागजी नोट और सिक्के, बैंकों में पड़ी हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, चेक्स, ये सब जो है वो भी मुद्रा में सम्मिलित है, क्योंकि ये सारे कार्य तो हमारी मुद्रा भी करती है, हमारे कागजी नोट और सिक्के भी करते हैं। तो इसे हम कहते हैं कार्यात्मक परिभाषा। अब हम देखेंगे मुद्रा की संकुचित तथा विस्तृत परिभाषा, दैट इज़ नैरो एंड ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। सबसे पहले हम देखेंगे संकुचित परिभाषा क्या है। इस संकुचित परिभाषा के अनुसार मुद्रा में केवल नोट, सिक्के या चेक्स से जो हम पैसे निकालते हैं आदि को ही सम्मिलित किया गया है। अन्य शब्दों में संकुचित परिभाषा के अनुसार मुद्रा में केवल उन वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है जो मुद्रा का कार्य इन रूपों में करते हैं, जैसे कि विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापदंड, मूल्य का संचय। तो मुद्रा की विस्तृत परिभाषा में मुद्रा के अन्य फैक्टर्स जैसे बैंक और डाकखानों या पोस्ट ऑफिसेज में जमा जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हमारे फिक्स डिपॉजिट्स जमा हैं, ऐसे भी डिपॉजिट्स हैं जिसको हम कभी भी निकाल सकते हैं। तो उन सब को भी जब हम सम्मिलित करते हैं तो वो हो जाता है ब्रॉड डेफिनेशन या विस्तृत परिभाषा। तो इन जमा राशियों को बहुत कम समय के नोटिस पर हम क्या करते हैं, मंगवा सकते हैं, चेक से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ब्रॉडर डेफिनेशंस ऑफ मनी। अब हम देखेंगे मुद्रा के 2 और फंक्शंस, दैट इज़ मुद्रा के रूप, दैट इज स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शन ऑफ मनी। जैसा कि वर्ड ही हमको बता रहा है कि स्टैटिक फंक्शन क्या होता है। स्टैटिक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अगत्यात्मक कार्य, अगत्यात्मक कार्य। तो उस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं जो कि निष्क्रिय कार्य हैं, दैट इज पैसिव फैक्टर्स, जिसमें हम कुछ संचालन करने के लिए गति नहीं पैदा कर सकते हैं। ये सब फिक्स्ड हैं कि ये करना ही, ये कार्य मुद्रा करती ही है। जैसे कि हमारा
विनिमय का माध्यम, मूल्य का माप, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण, स्थगित भुगतानों का मान, यह सब हमारे स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी में आते हैं, क्योंकि ये पैसिव फैक्टर्स, इसमें कोई हलचल नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई गति नहीं आ रही है। अब है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक हम लोग किसको कहते हैं? जिसमें गति होती है। जब हम एक जगह पर बैठे हैं तो हम स्टैटिक हैं, अगर हम उस जगह से उठ के एक स्टेप भी चलते हैं तो हमें डायनामिक एक्टिविटी होती है, देखने को मिलती है, क्योंकि हम एक्टिव हो गए हैं, तो दैट इज़ नोन एज डायनामिक फंक्शन। तो डायनामिक फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जैसे कि मुद्रा के माध्यम से प्रकृति तथा मानवीय संसाधनों का उपयोग करना, मुद्रास्फीति जैसी स्थितियों को दूर करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना विस्तार करना, घाटे की वित्त व्यवस्था को संभव बनाना, मुद्रा नीति के प्रयोग से सरकार द्वारा आर्थिक विकास करना। तो आप देख रहे हो ना, इन एक्टिव फैक्टर्स जो थे उन सब को एक्टिव किया किसने? मुद्रा ने। तो यहाँ गति हुई, कुछ एक्टिव हुआ हमारा मुद्रा, तो इसको हम लोग कहते हैं डायनामिक फंक्शंस ऑफ मनी। अब हम देखेंगे हमारे मनी के कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, या हम कह सकते हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी मटेरियल, अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण। तो ये गुण जो होते हैं, मुद्रा बनाने के लिए किसी पदार्थ में विशेष गुण होने चाहिए। ये विशेष गुण सोना, चांदी, तांबा, लोहा जैसी धातुओं में भी पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मुद्रा का सबसे उचित एवं उत्तम पदार्थ भी माना जाता है, स्पेशली सोना और चांदी को। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे अच्छे क्वालिटी में आता है उसमें होना चाहिए कि पिघलाने का गुण होना चाहिए, या इंग्लिश में हम कहते हैं इसे मैलिएबल होना चाहिए। हमारा जो मनी का मटेरियल है वो मैलिएबल होना चाहिए, पिघलाने का गुण होना चाहिए उसमें। तो आप देखते हैं कि सोने और चांदी में यह गुण विशेष रूप में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट जो होनी चाहिए दैट इज़ एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। मुद्रा पदार्थ ऐसी धातु का होना चाहिए जिसे लोग बिना हिचकिचाहट के स्वीकार कर लें। यह तभी होता है जब उस धातु में लोगों का विश्वास होता है। तो स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन तो इसके एग्जाम्पल है। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन को कौन नेग्लेक्ट करेगा? सभी को जनरली एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे उसको, क्योंकि उसके बारे में उनको पता है कि यह अच्छा मुद्रा है, यह अच्छा मटेरियल है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होनी चाहिए कि हमारा जो मुद्रा होना चाहिए वो टिकाऊ होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। तो मुद्रा का जो पदार्थ है वो टिकाऊ होना ही चाहिए, क्योंकि मुद्रा को अनेक हाथों से गुजरना पड़ता है, लोगों में उनका संचय भी करना पड़ता है, तो केवल टिकाऊ पदार्थ द्वारा यह संभव है। सोना और चांदी में यह गुण पाया जाता है। कागज़ी मुद्रा भी अच्छी प्रकार के कागज़ का उपयोग होना चाहिए जिससे वह शीघ्र फटे नहीं, तो ड्यूरेबल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज़ उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, यूटिलिटी होना चाहिए। मुद्रा पदार्थ उपयोगी होना चाहिए, उसका वास्तविक अर्थात धात्विक मूल्य होना चाहिए। तो ये भी हमारे सोने और चांदी में पाया जाता है, उपयोगिता है ही उसकी। फिफ्थ पॉइंट इज़ विभाजक होना चाहिए, डिविजिबिलिटी होनी चाहिए उसमें। मुद्रा पदार्थ ऐसी धातु का होना चाहिए कि उसे सफलता से छोटे छोटे टुकड़ों में किया जा सके, परंतु इस प्रकार बांटने पर टुकड़ों को सम्मिलित मूल्य बड़े टुकड़ों के मूल्य के बराबर होनी चाहिए। तो सोना, चांदी आदि धातुओं में यह गुण पाया जाता है, लेकिन हीरा और अति मूल्यवान होने पर भी इस गुण से रहित है, क्योंकि अगर टुकड़े टुकड़े हम हीरे के कर देते हैं तो उनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा घट जाती है। लास्ट पॉइंट जो है वो स्थिरता होनी चाहिए। हमारा जो मुद्रा का मटेरियल है वो स्थिर होना चाहिए, कम से कम परिवर्तन आना चाहिए उसमें। यदि उसके मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहेगा तो ऐसी मुद्रा के रूप में लोग न तो धन संचय करेंगे और न ही स्थगित भुगतानों को दे सकेंगे, और न ही मुद्रा द्वारा वस्तुओं के मूल्य को माप सकेंगे। तो इस तरह से स्थिर होनी चाहिए हमारी। तो ये सब हमारी क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी में आती हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को इस चैप्टर में देखा है। हमने
क्लासिफिकेशन ऑफ मनी देखा, हमने फंक्शंस ऑफ मनी देखा, हमने और एक टाइप के फंक्शंस ऑफ मनी देखे जो प्राइमरी और सेकेंडरी और कॉन्टिंजेंट फंक्शंस के नाम से मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। अब इस चैप्टर में जो बचा है वो है सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति। एंड बस इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।